अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप पूरा देखना कंप्लीट कर लेते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ओनली प्लान फॉर IIT जैम 2025। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू प्लान द होल ईयर। ओके। थर्ड, बुक्स और टेस्ट रिसोर्सेस, आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है, कौन कौन से बुक्स से पढ़ना चाहिए। एंड ये जो पूरा प्लान होगा ये सेल्फ स्टडी के बेस पर होगा, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन भी सेल्फ स्टडी बेस्ड था। एंड इसका एक अलग बेनिफिट है, अगर आप ऐसा ऐसा है ना, किसी कोचिंग का नोट लेके पढ़ रहे हो या किसी का हैंड रिटन नोट आपको मिल गया वहां से पढ़ रहे हो, तो जो प्रॉब्लम होता है कि आपका जो एक आर्गुमेंटल जो एटीट्यूड वो डेवलप नहीं होता। सपोज किसी कंसेप्ट को लेकर प्रॉब्लम हुआ, सपोज आपको कहीं पे चैलेंज करना है, या सपोज आपको आपने कहीं किसी सोर्स से कुछ और पढ़ा है और आपके प्रोफेसर से कुछ वो क्वेश्चंस लेके प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप कोई रेफरेंस नहीं दे पाओगे। और एनीथिंग, एनी क्वेश्चन और एनी कंसेप्ट आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता अगर आप सेल्फ स्टडी ना करते हो, अगर आप बुक से ना पढ़ते हो। तो स्टैंडर्ड बुक्स तो इसीलिए बोलते हैं ना उन सबको, कि आपको वो स्टैंडर्ड बुक्स जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है, उस बुक्स उन सारे बुक्स को स्टैंडर्ड माना जाता है इसीलिए, क्योंकि कहीं से भी किसी भी कंसेप्ट को आप चैलेंज कर सकते हो वहां से। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, बुक से सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपका बहुत बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नॉट ओनली यूर सॉल्विंग क्वेश्चंस एक बुक में, उसके सराउंडिंग बहुत सारा चीजें दिया हुआ होता है। बट नोट्स में क्या होता है, ये कंसेप्ट है, ये पढ़ लो, ये राइट। बट उसका बेस वो क्यों आया, राइट, वो कंसेप्ट क्यों आया, कैसे डेवलप हुआ, और उसके एसोसिएटेड बहुत सारे हिस्ट्री, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें दिया हुआ होता है। तो इसीलिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में हर एक बिटवीन द लाइन पूछा जाता है कि ये आपको पता है ये क्यों है, कैसे आ रहा है, कैसे ये डेवलप हुआ। तो बहुत सारे डीप में जाके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप टैकल नहीं कर पाओगे, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपको उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, मतलब एक ओवरऑल पूरा पिक्चर आपके पास अगर ना हो, तो दैट्स व्हाई सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई हाईली encourage you to read books. Okay, don't go for shortcut, read books, you're gonna love it. And this is one of the best habit one can develop, is reading book and with that continuing the preparation. Okay, so इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सब मतलब ये तीन पार्ट तो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है, उसके बाद क्या क्या चीजें कंप्लीट करना होगा, सिलेबस के कौन कौन से पार्ट के लिए कौन कौन सा बुक रेफर करना चाहिए, आपके पास कौन कौन सा बुक एटलीस्ट होना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कशन में होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे, बट जब भी देखो ना, आप अपने हिसाब से ये पूरे प्लान को मॉडिफाई कर लेना। अगर यहाँ पर मैं किसी चीज के लिए सपोज 15 दिन रखता हूँ, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो व्हेन टू स्टार्ट, पता नहीं आप कब देख रहे हो, बट मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री was few months back, and the second best time is today. तो जब भी आपका मन हो कि स्टार्ट करना है, पीछे क्या हुआ सब कुछ भूल जाओ एंड स्टार्ट। नाउ हाउ टू प्लान, नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, हाउ टू प्लान। एंड ये वीडियो, ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगा, फेब्रुअरी से स्टार्ट होगा। एंड आपके सिलेबस जो है वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई अगर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड उसके पास लगभग 1 साल है, राइट, यहाँ पर 3 + 4 + 3, 10 मंथ्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं लेके चलूंगा। इन 10th मंथ के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, नॉट ओनली सिलेबस बट अदर थिंग्स जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कि वो सब आपको इन टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अब आप प्लान कैसे करोगे? सपोज ये आपका फेब्रुअरी मंथ है, अगर आप 1 साल बाद एग्जाम दोगे तो अभी मे बी आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो। ओके, तो लगभग आपका, मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपका कॉलेज चल रहा होगा। अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो एंड तब तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। बट 1 महीने में आपको 5 दिन बफर डे रखना होगा।
ऐसे आप लास्ट के जो 5 दिन है उसको काट दो ऐसे। क्यों काटना है? क्योंकि कॉलेज के टाइम पे ऐसा कुछ होगा, कहीं कोई एग्जाम आ गया, कहीं कोई प्रैक्टिकल का फॉर्म सबमिशन हुआ, या नोटबुक सबमिशन हुआ, या कुछ ना कुछ काम आपको आ जाएगा। महीने में 5 दिन ऐसा होगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे, कॉलेज में एग्जाम आ सकता है ना। तो एक महीने में 5 दिन आपको ऐसे बफर डे रखना होगा, जिस दिन आप आईआईटी जैम के लिए नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ोगे, बट उस दिन आईआईटी जैम के लिए आप नहीं पढ़ोगे 5 दिन। ओके। एंड ये 5 दिन आ ही जाएगा। अगर 5 दिन से ज्यादा आप ऑफ लेते हो ना, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगा। तो आईआईटी जैम के लिए आप 5 दिन ऐसे रख सकते हो कि इस दिन मैं आईआईटी जैम के लिए नहीं पढ़ूंगा, एंड वो फॉर सस्टेनेबल रीजन, कि आपका कोई फैमिली फंक्शन हो गया या एनीथिंग एनीथिंग रीजन कैन बी। तो आप लगभग एक महीने में, अगर मैं ऑन एन एवरेज 30 डेज पकड़ूं, तो आपको 25 डेज आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में लगाना चाहिए। आपके कॉलेज का जो स्टडी चल रहा है उससे छोड़ के अलग टाइम निकाल के आपको आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। तो एवरी मंथ यू आर गेटिंग 25 डेज ऑलमोस्ट, एंड नाउ द प्लान इज ऑफ 10 मंथ। दिसंबर को मैंने क्यों खुला छोड़ा है बाद में बताऊंगा। दिसंबर जनवरी आपके एग्जाम फरवरी में के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा ना। ओके। सो 25 into 10, यू हैव 250 डेज। वीकली जो संडे होगा, ये रखना होगा आपको वीकली रिवीजन के लिए। वीकली रिवीजन के लिए मंथ के जो लास्ट 2 दिन होगा, मंथ के जो लास्ट 2 डेज होगा, तो ऐसे में लास्ट के 5 दिन बफर डे रख रहा हूँ। आप 5 दिन ऐसे रखो, सपोज 12 तारीख को आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पर आपको काट देना है, ठीक है। एंड महीने के लास्ट 2 दिन, लास्ट एनी 2 डेज, आपको क्या करना है, मंथली रिवीजन करना है, कि इस महीने में आपने जितना पढ़ा प्लस प्रीवियस महीने में आपने जितना पढ़ा। मंथली रिवीजन में ऐसे इंक्लूड होता जाएगा। मार्च में आप, मार्च के मंथली रिवीजन में मार्च का पूरा मंथ का आपने जितना पढ़ा प्लस फरवरी में पूरा जितना पढ़ा, वो मंथली में काउंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसको रिवाइज करना है। अप्रैल के लास्ट में भी आपको फरवरी मार्च अप्रैल तीनों का रिवाइज करना है। एंड वीक के एंड में वीकली रिवीजन तो आपको करना ही है। ओके। तो ऐसे 250 डेज में आप पूरा सिलेबस लेके बैठो, ठीक है। मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा बाद में। और सोर्स लेके बैठो, ओके, जो कि मैं बाद में बताने वाला हूँ। एंड 250 डेज के हिसाब से आप काउंट करो आपके पास कितने इफेक्टिव दिन बच रहे हैं। एंड ये 250 डेज में भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसे वीकेंड छोड़ना पड़ेगा फॉर वीकली रिवीजन, राइट। ये वीकेंड आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड महीने के लास्ट 2 दिन, हर महीने में लास्ट 2 दिन ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि लास्ट 2 दिन में क्या ही रिविजन करूँ, यही तो पढ़ा है, सब कुछ याद है, आपको याद नहीं होगा। आप रैंडमली कुछ क्वेश्चन आप सब खुद से पूछ के देखना। आपको लग रहा होगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ याद होगा, बट ऐसा होता है कि आ, याद नहीं होता हमें, अगर हम सही टाइम से रिवाइज नहीं करते। एंड एग्जाम के टाइम पे अगर आपको याद नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं। आप ये एक्सक्यूज किसी को नहीं दे सकते। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये अपने सामने लिख के चिपका लेना। यू कांट रिमेम्बर मीन्स यू डोंट नो, क्योंकि वो आपका कोई काम का नहीं है। एग्जाम हॉल में अगर आप रिमेम्बर ही नहीं कर पाए कि फॉर्मूला में प्लस था कि माइनस था, ये इससे कोई कुछ कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला आपसे, ठीक है। आप ये एक्सक्यूज खुद को दे सकते हो बस। तो ऐसे आपको प्लान कर, अब 250 डेज ये घट के कम हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऐसे आपको मिल जाएगा। एंड कंटेंट जो मैं बताऊंगा आपको, इससे आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कहाँ कहाँ से क्या पढ़ने वाला हूँ मैं, और क्या क्या काम टोटल कंप्लीट करना है। और अपने डे के हिसाब से डिवाइड कर लेना कि हर रोज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा। इसके हिसाब से एक ब्रॉडली ऐसे बनाना कि अ, पूरा एक मंथ का बनाना कि इस मंथ का मैंने, मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना होगा, इस मंथ में मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना होगा। एक आपके पास मंथली शेड्यूल होना चाहिए, एक कंप्लीट शेड्यूल तो एक होना चाहिए, जो कि मैं बाद में देने वाला हूँ। मंथली शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि आपका पूरा मंथ का टारगेट क्या है आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। एंड ये जो मंथली शेड्यूल होगा, उसके बाद आपका होगा वीकली शेड्यूल।
एक वीक में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड ये मंथली एंड वीकली शेड्यूल, आप ये मंथली शेड्यूल बनाओगे ये वीडियो देखने के बाद ही, अगर आप आपके पास ये पूरा सोर्स वगैरह रेडी हो जाता है उसके बाद ही आप मंथली शेड्यूल बनाओगे। वीकली शेड्यूल आप अभी नहीं बनाओगे, हर महीने के स्टार्टिंग में आप वीकली वीकली शेड्यूल बनाओगे। उसी महीने का मई के स्टार्टिंग में आप मई का वीकली शेड्यूल बनाओगे, फिर मई खत्म हो जाएगा, फिर जून के स्टार्टिंग में जून का बनाओगे, ठीक है। एंड वीकली शेड्यूल भी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो सपोज, यहाँ से 2 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो, संडे नहीं मंडे से, मैं जैसे मंडे से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मंडे आपको वीकली शेड्यूल बनाना है, मंडे टू सैटरडे का, क्योंकि संडे आपको फुल रिवाइज करना है। फिर 10 तारीख को फिर बनाओ, 10 से 15, फिर 17 तारीख को फिर बनाओ, ऐसे। तो वीकली शेड्यूल आपको ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं है कि एक महीने का पूरा शेड्यूल एक ही दिन में लिख डाला आपने। वीकली ऐसे आप मंथली शेड्यूल में आप लिख सकते हो कि इस महीने मुझे ये कंप्लीट करना है। वीकली शेड्यूल में अब ये जो टारगेट्स है ये स्टार्टिंग में आपको वीकली शेड्यूल में डालना होगा। मई के स्टार्टिंग में मई का जो वीकली शेड्यूल होगा आपका, यहाँ पर 4 वीक है, राइट। तो मई के स्टार्टिंग में ही आपको इसको डिवाइड कर लेना है कि कौन कौन से वीक में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। अब जब आप 6 तारीख में स्टार्ट करोगे नया वीक, तो आपको ये करना है, आपके पास वीकली शेड्यूल ऑलरेडी है, तो उसको आपको डे के हिसाब से बाइफरकेट कर लेना है कि कौन कौन से डे में क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा। तो ऐसे आपको पूरा शेड्यूल डिजाइन करना होगा। ओके, नाउ इससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ओवरऑल प्लानिंग आपको समझ आया है ना। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है, कंटेंट क्या क्या होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं, आपके पास प्राइमरी सोर्स होना चाहिए केएल कपूर, आपके पास बुक होना चाहिए पूरी शर्मा पठानी, ये पीडीएफ मिल जाता है आसानी से, ठीक है। बट केएल कपूर आई थिंक आपको खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट, ये सब बुक आपको खरीदना नहीं है, इसका पीडीएफ मिल जाता है, ये मैक्यूरी वाला आप खरीद सकते हो। अब फिजिकल केमिस्ट्री का ये सिलेबस है, देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को, ठीक है। फर्स्ट, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो जो टॉपिक्स लिखा हुआ है ना, ये सब आपको क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएगा। एंड एक्चुअली यहाँ से आईआईटी जैम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जैम में जो मैथमेटिकल पोर्शन है ना, तो यहाँ से आते हैं। एंड इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी सवाल आते हैं। और आप कुछ प्रीवियस, ये कैसे प्रिपेयर करना मैं बताता हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस क्या क्या आया है, ठीक है। जो जो आया है उसके सराउंडिंग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है। सपोज एक इंटीग्रेशन पे, सिंपल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन है, हमारे टाइम पे आया था कि ऑड इवन इंटीग्रल पे क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि 0 to infinity अगर ऑड फंक्शन होता है और इवन फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। तो ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है आपकी क्लास 11th या 12th के बुक से, या आप उस टॉपिक को, आप टॉपिक उस टॉपिक को आप यूट्यूब से या गूगल करके उस टॉपिक के एसोसिएटेड जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। कि पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने नहीं बैठोगे ना। कुछ लोग बायो बैकग्राउंड के होंगे तो उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड हो तो आपको पता होगा कि ये इस पार्ट से आया है, बट मैथ वाले को और भी प्रॉब्लम है, बायो वाले को और भी प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको वो वाला टॉपिक आपको यूट्यूब से उसके एसोसिएटेड एक छोटा सा वीडियो आपने जैसे 5-10 मिनट का देख लिया उस टॉपिक का। तो ऐसे ऐसे आपको पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे, लास्ट 10 ईयर का ही करना, उससे ज्यादा का नहीं करना, ठीक है। तो इसमें जो जो टॉपिक से सवाल आया है, तो वो टॉपिक आपको एक बार बाइफरकेट कर लेना है। एंड वो टॉपिक में आपका किसी मैथ बैकग्राउंड वाले अगर किसी को आप जानते हो, है ना, तो उससे पूछ लेना कि ये कौन से चैप्टर का है, ये कौन से चैप्टर का है, ये कौन से जोन का है, ठीक है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा और इसका प्रिपरेशन यही है बस। हाँ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बेसिकली क्वांटम, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है ना, तो वो आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि वहां से बेसिक से भी सवाल आता है, वो बहुत ही बेसिक है। मतलब वो बोर मॉडल हो गया, वो जो बेसिक मॉडल्स वगैरह हो गया, है ना। वहां से श्रोडिंजर इक्वेशन वाला, श्रोडिंजर इक्वेशन थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ है, शाई क्या है, शाई क्या है,
और शाई स्क्वायर क्या है, ये सब बेसिक एनसीईआरटी में, क्लास 11th का एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। तो वहां से आपको पहले बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मैक्यूरी, क्वांटम का ओनली सोर्स मैक्यूरी। नेक्स्ट बाकी जो सारे चैप्टर्स है, ये ना आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा ये सारे बुक्स में। केएल कपूर एंड पुरी शर्मा पठानिया आपको प्राइमरी सोर्स के तौर पे रखना है। एंड आपको देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन से बुक में है। अगर किसी टॉपिक, इनमें से कोई टॉपिक केएल कपूर में दिया हुआ होगा तो ये होगा आपका प्राइमरी सोर्स। अगर केएल कपूर में नहीं दिया है तो फिर आपको जाना है पुरी शर्मा पठानिया पे। ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे एक कोर सोर्स ढूंढना है कि कोर आपको कहाँ से कवर करना है, तो आपका वो कोर सोर्स होगा एंड वहां से आपको नोट बना लेना है। तो आपका हो गया एक कोर नोट। ठीक है। एंड जो कि आपके सिलेबस का 60 to 70% कंप्लीट कर देगा। ठीक है। तो आपको केएल कपूर को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, समझ गए। एंड क्वांटम के लिए मैक्यूरी को, एंड बाकी टॉपिक के लिए केएल कपूर, पुरी शर्मा पठानी। एंड ये मॉर्टिमर भी बहुत अच्छा बुक है, मैं लाइब्रेरी से लेके पढ़ा था ग्रेजुएशन में, बहुत अच्छा बुक है। एंड कैस्टलन तो पॉपुलर है ही। तो आपको अगर बुक खरीदना है इनमें से तो मैं बोलूंगा मैक्यूरी खरीद लो, केएल कपूर खरीद लो। खरीदने से पहले केएल कपूर का डिफरेंट वॉल्यूम से आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए। और अब आप ऑनलाइन पे अगर किसी बुक शॉप से खरीदते हो तो अच्छा है, आजकल तो कोई खरीदता नहीं है ज्यादा बुक शॉप पे, बट हम एक बुक मार्केट में जाते थे, वहां पर बुक्स देखते थे पहले, उसके बाद खरीदते थे। तो आप देख के खरीद लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से केएल कपूर में दिया हुआ है, कौन कौन से वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। एंड केएल कपूर पढ़ लोगे ना, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एमएससी तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सब कुछ है उसमें। एंड आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, आप आपको ऐसा लग सकता है कि वो मुझे समझ नहीं आएगा, इतना एडवांस्ड है क्या। वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है केएल कपूर ने, उस बुक में बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है। एंड ऐसे ऐसे कि स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए गया है एडवांस लेवल तक, आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ आईआईटी में कभी कभी बुक्स के एसोसिएटेड नहीं पढ़ाते, वो रिसर्च पेपर ज्यादा फोकस करते हैं। बट आपका एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। एंड जो बेसिक बेसिक चैप्टर्स है ना, क्या सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब केएल कपूर में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। आपने स्टार्ट किया ना एक बार, आपको मजा आ जाएगा पढ़ते हुए। तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जो पढ़ा था, मेरा कोर सोर्स था एकेडी। एकेडी का 7 वॉल्यूम आता है, टोटल 7 वॉल्यूम। आपको सब खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई कुछ पीडीएफ मिल जाता है तो आप पीडीएफ ले लेना। बट कुछ वॉल्यूम्स तो आपको खरीदना ही चाहिए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, 4 तो आपको खरीदना ही चाहिए। ठीक है। एंड एकेडी एक ऐसा बुक है, इंडियन ऑथर है ना, तो ऑल इंडिया ना उतना पॉपुलर नहीं है, तो ऐसा ही होता है इंडियन ऑथर के साथ तो बट इट इज एक्सेलेंट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि वो एक बार बुक पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि जिसने ये लिखा है ना, ये एक्चुअली ये जो प्रोफेसर है एकेडी, उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर, असीम कुमार दास एंड महुआ दास, तो इन दोनों ने मिलकर लिखा है ये बुक। एंड उन्होंने, आप एक बार वो बुक पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि उन्होंने शायद जिस टॉपिक पे लिखा है, एक चैप्टर उन्होंने प्रिपेयर किया है ना, मतलब उन्होंने दुनिया का सारे किताब पढ़ लिया होगा, फिर उनको समराइज करके एक स्ट्रैटेजिक वे में उस बुक में प्रेजेंट किया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि सारे बुक किसी ने पढ़ लिया हो, उसके बाद उसको समराइज करके एक बुक में कंसाइज कर दिया हो। तो वही है एकेडी, असीम कुमार दास। ओके। एंड वेरी इजी बुक अजय कुमार, बट ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है। कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा इजी होता है, तो क्वेश्चंस काफी मतलब कम ही आता है। ये काफी इजी है, बहुत एडवांस लेवल का बुक नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एजेई, बीडी गुप्ता इलियस, एजेई इलियस सर का बुक है, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है, अनिल जेकॉब इलियस एंड बीडी गुप्ता, ये दो ऑथर का बुक है। एंड इस पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। एंड आईआईटी दिल्ली में अगर आप जाओगे ना, तो खुद इलियस सर ही आपको ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ाएंगे। ओके। तो कौन कौन से टॉपिक कहाँ से किसको प्राइमरी सोर्स कहाँ से मानना है, राइट। जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, वो आपका एकेडी वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं लिखा है शायद, यस रेडियो एक्टिविटी नहीं लिखा है, तो एकेडी वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। जो डी ब्लॉक है,
वो आपको सॉरी, हाँ, जो डी ब्लॉक है वो आपको एकेडी में मिल जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, एक है मीन्स यहाँ पर अजय कुमार। जो डी ब्लॉक है वो आपको अजय कुमार के बुक में मिल जाएगा। ओके। एंड डी ब्लॉक और एक अच्छी जगह पर मिलेगा, वो है इस चांद के बुक में। इस चांद, मेरे पास इस चांद की भी बुक है। तो इस चांद में भी डी ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है इस चांद के बुक में। एंड अजय कुमार से भी आप पढ़ सकते हो। एंड इसका अजय कुमार का आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंटरनेट पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके। नाउ आपको कौन कौन से टॉपिक के लिए कहाँ प्रेफर करना है। जो पीरियोडिक टेबल है एंड जो, हाँ पहले पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल के लिए आर पी सरकार, आर पी सरकार वॉल्यूम 1, आरपी सरकार वॉल्यूम 1। हमने यही से ही सब पढ़ा है, प्रोफेसर भी यहाँ से ही पढ़ाते हैं जनरली। बेसिक पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यही से ही पढ़ाते हैं सब। ठीक है, आरबी सरकार वॉल्यूम 1 छोटा सा एक बुक है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और इसके साथ अगर कुछ फॉलो करना है तो आप आर एल दत्ता फॉलो कर सकते हो, RLDUTTA, आर एल दत्ता। ग्रेजुएशन में मैंने इस टॉपिक के लिए यही 2 बुक पढ़ा था। ओके। तो इस दोनों में से आपको पहले एक बार देखना है, आपको एक प्राइमरी सोर्स, यहाँ पर भी सेम बात मैं बोल रहा हूँ, आपको एक प्राइमरी सोर्स कलेक्ट करना है कि अच्छा आरपी सरकार से पढ़ना है, ठीक है आरपी सरकार से ही पढ़ूंगा, ये मेरा कोर सोर्स हो जाएगा। ठीक है। और सोर्स यहाँ पर लिख लेना है टॉपिक के पास में। अगर आप सिलेबस आपके पास है, आपको प्रिंट आउट कराना तो बहुत जरूरी है, आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना। और उसके बाद साइड पे ये सोर्स लिख लेना कि कहाँ से करना है, और आप कौन किस से सोर्स को प्राइमरी मानोगे ना, तो ये आप एक बार ये पूरा बुक देख लेना। आप कॉलेज में हो तो आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस होगा, या आप बुक शॉप में जाके बुक्स देख सकते हो, है ना। तो आपको कोर सोर्स जो जो जगह पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, तो उसको आप मतलब उन टॉपिक्स के लिए आपको उसी बुक को कोर्स सोर्स मानना होगा। बट जहां पर मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, वहां पर आप एक बार चेक कर लेना कि कौन से बुक का लैंग्वेज आपको ज्यादा आसान लगता है, और कौन से बुक का कंटेंट आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे आपको एक कोर्स सोर्स सिलेक्ट करना है। तो आरपी सर्कल वॉल्यूम 1, मैं इसको रिकमेंड करूंगा, इसको ही आप कोर्स सोर्स मान लो पीरियोडिक टेबल के लिए। एंड जो एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट है, एस पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए आपको लेना है आरपी सरकार वॉल्यूम 2। बुक का साइज देख के डर मत जाना, ठीक है। आरपी सरकार वॉल्यूम 2, आरपी वॉल्यूम 2। ये जो एकेडी का जो 7 वॉल्यूम है ना, हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर जाके इनसे मिले थे, एकेडी उनको, मतलब इनका बुक इतना एक्सेलेंट है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको ये भी लिख के देना चाहिए था, मतलब आप ये जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये भी अगर आप लिख के दोगे तो स्टूडेंट को और कहीं पे बाकी सोर्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था, हाँ मैंने ये सोचा है, बट अगर मैं ये लिखना स्टार्ट करूँ ग्रुप केमिस्ट्री, तो मैं ये खत्म नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो कभी एज्ड है ना, तो उन्होंने बताया था कि मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो मेन ग्रुप ट्रांजिशन मेटल, इसका कोर सोर्स मैंने बता दिया आरपी वॉल्यूम 2। ये आपको ज्यादा बल्कि लगे तो आप यहाँ पर जाना, ठीक है। आपको ज्यादा बल्कि लगा, आप लग रहा है कि इसको ऐसे कोर्स सोर्स में फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस चांद पे जाना या एके पे जाना। बट आपको एक बार ये बुक देखना पड़ेगा कि क्या है, आपको ये पढ़ना है, आपके पास टाइम है ना, आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे बुक, मतलब बल्कि देख के आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप डिसाइड कर लेना, ये बुक्स आप एक बार देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि किसको आप कोर्स सोर्स बनाओगे। नेक्स्ट बायोइनऑर्गेनिक, ये भी अजय कुमार, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर बेसिकली ये जो सिंपल एप्लीकेशन कंडक्टोमेट्री पोटेंशियोमेट्री, ये तो एक्चुअली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। कंडक्टोमेट्री ये तो आपको फिजिकल में मिल जाएगा, फिजिकल का जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना वहां से मिल जाएगा। पोटेंशियोमेट्री ये भी वहां से मिल जाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, इसके लिए अलग से कोई टेंशन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो ये आप छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये मत छोड़ना कंडक्टिविटी पोटेंशियोमेट्री, जैसे ग्राफ बेस्ड या मतलब कंडक्टिविटी के साथ रिलेटेड है ना, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है।
नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये आपको कहाँ से कंप्लीट करना है? मैंने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेरा प्राइमरी सोर्स था नाद घोषाल महापात्र। मैंने जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया है ना, वहां पर भी मैंने इस बुक का मेंशन किया है। एंड उसके बाद एस सी दास, उसके बाद वोगेल, वोगेल का क्वालिटेटिव, वोगेल का क्वांटिटेटिव। ओके, एनजीपी जो नाथ घोषाल महापात्र, ये जो बुक है, एनजीएम, सॉरी एनजीपी ऑर्गेनिक, एनजीपी आ गया यहाँ पे। पर जो नाथ घोषाल महापात्र है, ये जो बुक है, इनमें प्रैक्टिकल्स का सारा सब कुछ दिया हुआ है, और उसका थ्योरी भी दिया हुआ है बहुत कंसाइज फॉर्म में, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी थोड़ा सा। बट आपको क्या करना है, जो भी बुक पढ़ो ना, आपको सिलेबस पे एक बार नजर रखना होगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है तो यही पार्ट पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, ठीक है? बस, ठीक है। ऑर्गेनिक हो गया। नेक्स्ट, माय फेवरेट ऑर्गेनिक। ना ऑर्गेनिक आप कहाँ से पढ़ोगे? देखो, ऑर्गेनिक मैंने जिंदगी में ऑर्गेनिक पढ़ना, मतलब ग्रेजुएशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री फील्ड में, जब मैं आया तब से मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया एक ही बुक से, जो है पीटर साइक्स, वहां से मैंने स्टार्ट किया। SYKES, पीटर साइक्स। उसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ा? उसके बाद मैंने पढ़ा जेरी मार्च। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? क्लेडेन। उसके बाद मैंने पढ़ा एक बहुत अच्छा बुक है, एंड वो है एन तिवारी, एन तिवारी। एंड ये मेरा पर्सनली काफी फेवरेट बुक है। आप एक एक बार ये बुक देखोगे ना, इस बुक का नाम है एडवांस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। आप आपको ये बुक स्टोर में भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। बुक का नाम है एडवांस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, सो ये बुक आपके पास होना चाहिए, पीटर साइक्स आपके पास होना चाहिए। ये सब PDF मिल जाते हैं, ये खरीदने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बल्कि बुक है। क्लेडन मैंने खरीद के रखा था, क्लेडन आप खरीद, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अब देखते हैं बेसिक कहाँ से, जनरल GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो बेसिक केमिस्ट्री है वो कहाँ से कंप्लीट करना है? पीटर साइक्स पढ़ना है, क्लेडेन पढ़ना है, जेरी मार्च पढ़ना है। जेरी मार्च में स्पेसिफिकली एरोमेटिसिटी यहाँ से पढ़ो, ठीक है? एरोमेटिसिटी में इससे अच्छा और कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? ओके, कैरुथर्स एक बुक है, बट मैंने कभी नहीं पढ़ा कैरुथर्स, एंड इससे मेरी जिंदगी में आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट ओके, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरों का ओपिनियन अलग हो सकता है, यू कैन फॉलो दैट, बट अगर आप मेरा ये कंटेंट फॉलो कर रहे हो तो जस्ट स्टिक टू इट। ओके, एंड सोर्स पे थोड़ा भरोसा रखना, ऐसे सोर्स पे मत भटकना कि अच्छा वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, यहाँ से वो मिल रहा है वो पढ़ लूँ, ऐसे भटकना मत, ठीक है? स्टैटिक रहना कि अच्छा ये पढ़ना है बस, पढ़ लूँ ये। ओके, तो GOC जो है, एंड ये जो रीअरेंजमेंट्स है ना, आप ये एन तिवारी में बुक बोल रहा हूँ ना, ये एक एक जो रिएक्शन है, ये इतने अच्छे तरीके से दिया हुआ है ना, मजा आ जाएगा आपको देख के। जो रीअरेंजमेंट है, एक अलग से चैप्टर है रीअरेंजमेंट का, एंड रीअरेंजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हर एक रीअरेंजमेंट को, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है एन तिवारी का, उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है। एन तिवारी के इस बुक में पहले सपोज एक चैप्टर उसने स्टार्ट किया, उसमें से पहले 10 क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन देख पे आपको पहले सोचना होगा अच्छा आप कुछ जानते हो तो क्या जानते हो। एंड आप देखोगे ना बहुत सारे, एंड बहुत सारे नए नए फैक्ट्स आपको जानने को मिलेगा, फैक्ट्स या रीजन, बहुत बहुत अच्छा है वो। जितना भी बोलूँ कम होगा, जब तक ये नहीं, मतलब ये जो जितना सारा ऑर्गेनिक का बुक है मेरे पास, मैंने सबसे ज्यादा बार पढ़ा है तो ये एंथवरी पढ़ा है। And हर एक फिर मतलब हर एक टाइम पे मुझे ये काम आता है, कभी कभी मुझे अभी भी कुछ एडवांस पढ़ाना हो किसी बैच में, तो मैं एंथवरी ही रेफर करता हूँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें भूल जाता है ना, तो दोबारा पढ़ना पड़ता है। ओके, यहाँ पर एक है पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है, यहाँ पर पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको इसके लिए पढ़ना है जगदम्बा सिंह, जगदम्बा सिंह, जाभा सिंह या जाभा सिंह ऐसे कुछ था, जाभा सिंह, जगदम्बा सिंह, जाभा सिंह ऐसे। ये वाला बुक पेरीसाइक्लिक के लिए, ये आपका कोर्स सोर्स होना चाहिए। तो GOC, जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स,
इन सब के लिए आपके सोर्स होना चाहिए पीटर साइक्स, क्लेडेन, जेरी मर्च। रिएक्शंस के लिए आपके मेन सोर्स होना चाहिए एन तिवारी। एंड इसमें भी जीओसी वगैरह है, आपको ये सेकेंड सोर्स मानना है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स बाद में, अगेन मैं बता रहा हूँ फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स क्या होगा जब हम वो जो एक टेबल देखा था ना आपने, उस टेबल में जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स कैसे हैं। तो आपको एक प्राइमरी सोर्स तो पहले डिसाइड कर लेना है कि कहाँ से मैं प्राइमरीली कवर करूँ। जो जो टॉपिक मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ तो उसको उसको ही प्राइमरी सोर्स मानना है। ऑर्गेनिक में मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ क्योंकि मोस्टली ये सब बुक्स मैंने पूरा पढ़ लिया है, एंड ये नहीं और भी है। ओके, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यार आप ये जब पढ़ोगे ना, मतलब एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, टर्पीन्स, ये एक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं है। एक बुक से मैंने, मतलब हमें कॉलेज में पढ़ाया गया था तो वहां से ही मैंने पढ़ा था, अलग से नहीं पढ़ा था मैंने, ये एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, टर्पिनॉइड्स। तो जब आप ये प्रिपेयर करोगे तो आप मुझसे ये नोट मांग लेना, मैं शेयर कर दूंगा। जब भी प्रिपेयर करोगे, मतलब जिस टाइम पे आप कंप्लीट करोगे, सपोज अक्टूबर नवंबर में आप कंप्लीट, लास्ट में करना ही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ये जो पार्ट है तो इसका नोट मैं दे दूंगा। आप किसी मतलब इसमें आके कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। एंड ये कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, ये भी मैंने अपने कॉलेज से कंप्लीट किया था। कॉलेज में जो पढ़ाया गया था वो सफिशिएंट था। बट आपके कॉलेज में अगर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और कॉलेज में कोई सोर्स मेंशन नहीं करता है तो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। बट अगर आप कॉलेज में कराते हैं और कॉलेज में जो प्रोफेसर एलोकेट होगा तो वो बता देंगे। और बुक भी मुझे एक बताया था और मैं उस टाइम पे बुक बुक से पढ़ा था और मैं उसका नोट बना लिया था। एंड जो कॉलेज में मैंने पढ़ा था ना वही सफिशिएंट था मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ ज्यादा सोर्सेस मैंने रेफर नहीं किया। तो आप यूट्यूब से ये कर सकते हो। ओके, नाउ एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये भी बुक में अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ना ये काफी सारा, मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये भी हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से किया गया, मतलब कराया गया था। बट ये जो सारे टॉपिक्स है, ये जो जो बुक्स मैंने मेंशन किया ना, इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको दूसरे सोर्स पर जाना है। समझ गए? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, अगर इन सोर्स में से मे बी क्लेडन में होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स बुक है। ओके, या आपको अगर ना मिले तो कैरोथर्स पे देख सकते हो आप। तो ये हो गया ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे और एक चीज छूट रहा है, यस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री कहा गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपको स्पेसिफिक जो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको वही पढ़ना होगा। बुक होगा आपका डी नसीपुरी। डी नसीपुरी बुक आपको पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब जो जो सिलेबस में है। एलिसाइक्लिक डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। एलिसाइक्लिक जो है वो बहुत डीपली नहीं पढ़ना, बट या साइक्लोहेक्सेन का जो रिएक्शंस है वो सब देख लेना, कन्फर्मेशंस। डी नसीपुरी में पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन आंसर के बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको उसको सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन आंसर का बुक है एन तिवारी, अगेन एन तिवारी, एन तिवारी का स्टीरियो, स्टीरियो का बुक, एक ब्लू कलर का बुक आप देखना। एंड पतला सा एक बुक, ब्लू कलर का बुक, उसमें बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका सोल्यूशन दिया हुआ है। एंड स्टीरियो केमिस्ट्री में उससे आपका बेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो दो बुक हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री का, डी नसीपुरी, एन तिवारी। डी नसीपुरी पढ़ पाओ या ना पाओ, एन तिवारी जरूर पढ़ना क्योंकि बहुत बहुत अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएगा, है ना। तो मैंने पहले शायद डी नसीपुरी बोला था कोर्स फॉलो करने के लिए, बट एन तिवारी फॉलो करना है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, थियरी भी है। तो एन तिवारी का वो ब्लू कलर का बुक ये आप फॉलो करना, प्राइमरी सोर्स। एंड उसके बाद डी नसीपुरी फॉलो करना, वहां पर समझना है या कुछ टॉपिक को आप सेकेंडरी सोर्स के तौर पर डी नसीपुरी यूज कर लेना, ठीक है। एंड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने तीन चार बुक पढ़ा था। एक तो सबसे जो पॉपुलर बुक है ना, मतलब पॉपुलर नहीं, मतलब स्टैंडर्ड बुक है, वो है विलियम केम्प। विलियम के ई एम पी, विलियम केम्प। ये सबसे पॉपुलर बुक है, छोटा सा एक बुक है, व्हाइट कलर का बुक है। एंड आपको ये कंप्लीट करने के बाद, मतलब एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है वाई आर शर्मा, वाई आर शर्मा। एंड यहाँ पर काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई आर शर्मा का क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना तो आपका मतलब हो जाएगा, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा एंड उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो वाई आर शर्मा, ये पिंक कलर का एक बुक है।
एंड विलियम के व्हाइट कलर का एक छोटा सा बुक है, पीटर साइज की तरह, पीटर साइज जैसे छोटा बुक है ऐसे ही छोटा बुक है। तो इससे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये है कि इतना सारा बुक तो मैंने बता दिया, अब कितना खरीदना है? काफी एक्सपेंसिव है। जरूरी नहीं कि सब कुछ खरीदो, कुछ ऑनलाइन भी मिलता है, वो ऑनलाइन देख लो। एंड मेरे एक टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छी तरीके से मतलब बताया था, मैं मुझे याद है आज भी, कि एक बुक के लिए मैंने, उन्होंने भी कुछ बुक सजेस्ट किया था मुझे, तो मैंने बताया था कि ये तो काफी महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बुक खरीद के कोई भी गरीब नहीं बना आज तक। बुक खरीद के कोई भी गरीब नहीं बना आज तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने सिलेबस को पूरा देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कंप्लीट करना है, किसको प्राइमरी सोर्स मानना है। अब यहाँ पर आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ऐसे एक चार्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें आप पहले टॉपिक लिखोगे, चैप्टर का नाम जो सिलेबस में है, हर एक चैप्टर का 1 2 3 4 करके सारे चैप्टर का नाम लिखोगे पहले। जिसको आप जिस बुक को आप कोर्स सोर्स मानोगे, तो आपको वो कोर्स सोर्स फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप कोर्स सोर्स का नाम भी लिख सकते हो कि यहाँ से पढ़ना है। ठीक है। एंड उसके बाद कोर्स सोर्स के बाद आपके पास जो मैंने हर एक टॉपिक का मोर देन वन सोर्स बताया है ना, तो वहां से आपको एक कोर्स सोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो एडिशन 1 लिखा है, इसमें आपको दूसरा एक बुक पढ़ना है, उस बुक को छोड़ के, मतलब कोर कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा एक बुक पढ़ना है। उसमें ऑलमोस्ट 70-80% कोर का ही मिलेगा। वो पढ़ के यहाँ पर आप नोट बना लोगे कोर पढ़ के। एंड एडिशन जब करोगे, आप दूसरा सोर्स पढ़ोगे, तो उसमें जो जो एक्स्ट्रा मिलेगा आप इस पे ही ऐड कर देना। एंड कैसे नोट बनाना है, जो हाउ टू मेक नोट्स वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, आप चैनल पे जाके देख लेना। तो कोर सोर्स का कंप्लीट करना है, उसका नोट बनाना है, क्योंकि बुक हर टाइम आप बुक नहीं पढ़ पाओगे ना, आपके पास नोट होना चाहिए, खुद का हैंड रिटन नोट होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद एडिशन करना है, सेकेंड सोर्स फॉलो करके उस पर एडिशन करना है। उसके बाद उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर बुक खरीदना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना आप। ठीक है, मेरे पास आर्यहंत का बुक था, बट उसमें एक दो गलतियां भी था, एक दो नहीं काफी गलतियां था। एक क्वेश्चन तो उसमें ऐसे गलती था कि मेरे आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में उस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं आर्यहंत का उस बुक से पढ़ा था, तो मुझे लगा कि वही सही होगा, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर कर दिया, पर वो गलत निकला। ओके, 2 मार्क कट गए मेरे। 2 मार्क नहीं, दो से ज्यादा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 2.66 मार्क्स चला गया मेरा। ऐसे तो आर्यन का बुक में थोड़ा संभाल के, उसमें आंसर्स गलत हो सकते हैं। ओके, किसी भी बुक खरीदोगे गलती ना कुछ होगा ही, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, तो पीवाईक्यू का बुक हो गया। ये आपको उस चैप्टर का कंप्लीट कर लेना है, फिर 2 बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज 1 रिवाइज 2, 2 बार कंप्लीट होगा, तब आप इस बॉक्स को टिक मारोगे। एक पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हो ना, आपको टिक करना है। एडिशन 1 ये पढ़ लिया, टिक कर लिया। पीक्यू कर लिया, टिक कर लिया। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अब आप कहाँ से कर सकते हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो गया, वहां से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक दो बुक खरीद लेना। एक दो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बुक मेरे पास है, मैंने पढ़ा था वहां से, और मतलब वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। एक है सुब्रता सेनगुप्ता का, सुब्रता सेनगुप्ता, नेट गेट ऐसे करके कुछ नाम है। सेकंड, आप फॉलो कर सकते हो हिमालय पब्लिकेशन का, हिमालय पब्लिकेशन, आईआईटी जैम नेट गेट ऐसे करके सर्च करना, मिल जाएगा आपको। थर्ड, आप फॉलो कर सकते हो कि IFAS कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑर्गेनिक का बुकलेट, इनऑर्गेनिक का बुकलेट, फिजिकल का एक बुकलेट, ये आप ऑनलाइन देख सकते हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये काफी अच्छा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, और अलग से हर एक बुक में अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। ऐसा भी हुआ था, इस बुक से फिजिकल का मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बट उसका सॉल्यूशन नहीं, मतलब इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ आंसर होगा, तो आंसर दिया हुआ था, बट मुझे कहीं से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो मैंने बस ये मतलब भटकता रहा, एक दो बंदे से पूछा मैंने कि क्या होगा इसमें, इसका आंसर क्यों होगा ऐसा। वही क्वेश्चन 2022 जो दिसंबर का जो नेट था, उसमें वही क्वेश्चन आया।
एंड उसका आंसर, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पूछ रखा था कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये दिया हुआ है, किस बेसिस पे दिया हुआ है, तो आंसर मुझे याद था, तो मैंने वो आंसर मार्क कर दिया एंड वो सही था। ठीक है, तो एक बुक है। एंड इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो जो बुक्स मैंने बोला, उस बुक का एक्सरसाइज। जो क्लेडन बुक है, क्लेडन बुक का अलग से एक क्वेश्चंस का बुकलेट, क्वेश्चन एंड आंसर का बुकलेट मिलता है। अब वो ऑनलाइन सर्च करना होगा आपको, या प्रोफेसर से पूछना होगा। मेरे पास तो था, बट बहुत टाइम से मैंने उसको देखा नहीं है, कहाँ पर है पता नहीं। बट क्लेडन के साथ मतलब क्लेडन का एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम एंड आंसर वो होता है, उसमें क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी होता है, एंड क्लेडन के चैप्टर के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है वो। ठीक है। आ, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। एंड एन तिवारी का जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने बताया, वहां पर भी काफी सारे क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सब तो करना ही है, उसके बाद आप इन सब पे जाना। ठीक है। सुब्रता सेनगुप्ता जी का जो बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एनालिसिस दिया हुआ है, हाफ हाफ पेज का, एक एक पेज का एनालिसिस दिया हुआ है, मतलब बहुत डिटेल में उनको समझाया गया है सुब्रता सेनगुप्ता के बुक में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो सुब्रता सेनगुप्ता का खरीद लेना। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, 1 2 अपना रिव्यू रिवाइज कर लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। पहले टारगेट रखना कि हर एक चैप्टर से आपको 200 क्वेश्चन एटलीस्ट करना है, कहीं से भी हो। ठीक है। आप जेई एडवांस का बुक उठा सकते हो। ठीक है, मेरे पास जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर था, तो जो जो कॉमन टॉपिक्स है ना, उसका जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर मैंने काफी सारा कर लिया था उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे। ओके, उसके बाद ये जो प्रीवाईक्यू करना है ना, इसमें आपको जो जो नया नया सीखने को मिले इस चैप्टर में, तो आपको वो कोर्स सोर्स में ऐड करना होगा, उसी नोटबुक में उसी जगह पर ऐड करना होगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करके यहाँ पर भी नया कुछ सीखोगे, वो भी यहाँ पर ऐड करना होगा। फिर थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, नेक्स्ट एडिशन 2। एडिशन 2 कोर तो आपका हो गया, एडिशन 1 आपने किसी और बुक से किया, फिर आपको करना है एडिशन 2। 4 बार एटलीस्ट रिवीजन हो जाए उसके बाद ही करना है, ये सीक्वेंस में फॉलो करना। ठीक है। एडिशन 2, उसके बाद रिवाइज 5 6, देन टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से देना है? खुद का टेस्ट सीरीज आप खुद बना सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, सपोज हिमालय पब्लिकेशन का बुक मैंने उठाया, उसमें एक चैप्टर का मैंने देखा कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, फिर दूसरे एक चैप्टर का देखा यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 90 क्वेश्चन बन गया लगभग। तो मैंने वो लेके बैठ गया। ठीक है, कि इसको ही एज ए टेस्ट देना है, टाइम पकड़ के बैठ के देना है, फिर आंसर मैच करना है, कितना कुछ हुआ वो सब उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना टेस्ट सीरीज खुद बना लो, एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर का अगर आपको सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं मिलता है इस बुक्स में या इन सब जगह पर, तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको मिला के टेस्ट दे देना, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप खुद ब खुद ऐसे डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो यही है टेस्ट सीरीज का। एंड जो क्लेडन है ना, जो मैंने क्लेडन पढ़ने के लिए बोला, क्लेडन का अगर आपको मैं कुछ चैप्टर्स बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने अपना क्लेडन के बुक में मेंशन कर रखा था। लेट मी ओपन माय बुक। ओके, क्लेडन का आप ब्रीफ कंटेंट लिखा हुआ है एक पेज पे स्टार्टिंग में, ब्रीफ कंटेंट। तो उसमें चैप्टर नंबर 6 8 9 10 11, सॉरी 10 के बाद 12, 6 8 9 10 12 14 17 to 23, 26 to 29, 35 to 37, 35 to 37, 39, 40, 43। ये चैप्टर सबको क्लेडेन से कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लेडेन से ये चैप्टर करना है आपको। ओके, तो क्लेडेन का भी सोर्स मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, अभी फेब्रुअरी मंथ का अभी भी टाइम है, तो आपको क्या करना है, ये सिलेबस आपके पास प्रिंट होना चाहिए। ये सारे बुक्स आपको एक बार देखना होगा, ऑनलाइन देखो या कहीं पे भी देखो। आपको ये जो प्लान स्टार्ट हो रहा है, ये फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा, आपका सारे सोर्स कलेक्ट हो जाना चाहिए। आपका काम है अभी
सारा सोर्स कलेक्ट करना कि कहा कौन कौन सा बुक, कौन कौन से टॉपिक के लिए मेरा प्राइमरी सोर्स होगा, कौन सा सेकेंडरी सोर्स होगा, कौन सा टर्शियरी सोर्स होगा। ओके, कौन सा कोर में जाएगा, कौन सा एडिशन में जाएगा, कौन सा एडिशन 2 में जाएगा। ये सोर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप कौन कौन से बुक लोगे। स्टार्टिंग में बहुत सारे बुक्स मत खरीद लेना, एक कंप्लीट करो फिर दूसरा खरीदो, ठीक है। ये हो गया सोर्स। तो आपका अभी काम है ये सोर्स डिसाइड करना कि कहाँ से पढ़ोगे आप, ठीक है। इंटरनेट पे ढूंढो, टेलीग्राम पे ढूंढो, ठीक है, ये सारे सोर्स एंड उसको देखो। ये चैप्टर अच्छा है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। सपोज केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि वो तो केएल कपूर से ही करना है। मतलब केएल कपूर में मैंने बोला था ना, जो जो टॉपिक केएल कपूर में मिलता है उसको वहां से ही कंप्लीट करो। तो कोर सोर्स आपको क्या होना, आपका क्या होना चाहिए, प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सोर्स क्या होना चाहिए, ये आप पहले कंप्लीट करो। एंड कौन से प्रैक्टिस का बुक खरीदोगे, ये भी डिसाइड करो। एंड ये सब कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। जब आप प्लान स्टार्ट करोगे आपके पास सब कुछ होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट किया फिर भटक रहे हम कि अब क्या करना है, अब कौन सा बुक से पढूं, अब क्या खरीदूं। पूरा कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए, पूरा विजन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट 8-10 महीने मुझे मुझे सिलेबस पता है, सिलेबस पर हर एक टॉपिक का मुझे प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स पता है। कहाँ से मैंने मुझे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से पीवाईक्यू करना है, कहाँ से टेस्ट देना है। ये सब सोर्स अभी अभी डिसाइड कर लो कि कहाँ से क्या क्या करना है, ठीक है। मतलब पीवाईक्यू तो वो बुक से, सॉरी, टेस्ट तो वो जो बुक खरीदोगे प्रैक्टिस के लिए और सही हो जाएगा। तो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है अभी, ठीक है। आपको जितना भी टाइम है, आप जब से स्टार्ट करोगे, जब मैंने जैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टाइम डिवाइड करना है मैंने बताया ना, टोटल डेज ऐसे काउंट करो, फिर एक वीक से स्टार्ट कर लो। उससे पहले आपके पास ये पूरा होना चाहिए, पूरा कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। नाउ ये जो चार्ट मैंने दिखाया, तो इसमें एक डाउट आपको ये आ सकता है कि ये एक चैप्टर मैंने लिखा, ये आपको पूरा कंप्लीट करना होगा उसके बाद ही क्या आप दूसरे में जाएंगे। समझ रहे हो ना डाउट। सपोज यहाँ पर आपने जीओसी लिखा, तो आपको ये सारे कंप्लीट करके फिर दूसरे चैप्टर पे जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप सपोज एक जियो, सपोज आपने स्टीरियो लिखा, स्टीरियो लिखा, स्टीरियो स्टीरियो का आपको कोर्स कंप्लीट करना है। फिर एडिशन 1 कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर करना है, रिवीजन 1, रिवीजन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, रिवाइज 3 एंड 4, यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। ऐसे आपको पूरा जो जितना चैप्टर से सब कंप्लीट कर लेना है, फिर यहाँ पर जाना, फिर एडिशनल उसमें जाना, ठीक है। एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर आप टेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, बट डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है। अगर आप मैनेज कर सकते हो कि इसमें एक दिन जल्दी से एक टेस्ट देके आप ये टेस्ट सीरीज वाला ये वीकली भी दे सकते हो। जो संडे है ना, संडे आप टेस्ट मतलब सिर्फ रिवाइज ना करके उस दिन भी आप टेस्ट लगा सकते हो। तो ये कंप्लीट करना, एडिशन वाला 2 ये पहले मत करना, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दो। रिवीजन 5-6 ये भी सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट होने दो, ठीक है। तो आपके पास ये फोर्थ रिवीजन ऐसे ये इतना तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आप इस साइड पे आओगे, ठीक है। फिर आप एडिशन 2, रिवाइज 5-6 ये आप तब करोगे जब यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप टेस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हो, है ना। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो यही था हमारा पूरा प्लान। लगता है मैंने हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। एंड हाउ टू मेक नोट्स, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, एंड आई रिक्वेस्ट यू, हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट, ओके। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड ये आप खुद ही डिसाइड करना, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन डिसीजंस। ये कौन कि किसको आप प्राइमरी सोर्स मानोगे, किसको सेकेंडरी सोर्स मानोगे। कोई भी मतलब अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जिसको देख के अब लग रहा है हाँ ये स्टैंडर्ड लग रहा है मुझे, भले ही थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है बट लग रहा है यही स्टैंडर्ड है, बस शुरू करो। एंड बुक्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। तो आई हाईली रिकमेंड टू रीड बुक्स टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि कोचिंग्स में अभी ये हो रहा है ना, मतलब अभी नहीं, हमेशा से ही कोचिंग में ऐसा होता है कि वहां पर कोई टीचर आपको पढ़ा के जाएगा एंड आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये मतलब ये होता है। आपके पास कंटेंट होगा, भले ही कंटेंट होगा, आपको पता नहीं होगा कि वो कहाँ से आ रहा है, इसका कोई काउंटर एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठोगे ना,
तब हर एक जगह से क्वेश्चन किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे मुझे एक बार क्वेश्चन किया गया था कि ऐसे हम एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम आंकते हैं, ड्रॉ करते हैं ना, तो ये ऐसा क्यों देते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पर बुक में ऐसा दिया हुआ होगा, तो ये ऊपर थोड़ा उठा के क्यों देते हैं, ये वाला क्यों देते हैं, इस एक्सिस में क्या, इस एक्सिस में क्या होता है, इस एक्सिस में तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इस एक्सिस में क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये सब आप बुक पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। सपोज एक इक्वेशन है, स्टीफेंसन शोमेकर इक्वेशन, ये इक्वेशन क्यों है, कैसे आया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपको किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। अगर आप कोचिंग में ये सब पढ़ाने लग जाएंगे तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा या जो भी है। ठीक है, देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि बहुत सारा बुक्स पढ़ के मतलब एक होलिस्टिक आइडिया देते हैं एक चैप्टर के लिए। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक कोचिंग के अ, अभी टाइम ऐसा है ना कि आपको जितना कम कंटेंट, जितना क्रिस्प कंटेंट आपको दिया जाए वो आपको लगेगा कि ये सबसे बेहतर है। तो इससे ये होता है कि आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया हो जाता है, अच्छा इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। आपको डीपर आइडिया होना चाहिए। आईआईटी एग्जाम किस लिए दे रहे हो, हायर स्टडी करना है ना, तो सब्जेक्ट के रूट तक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो हायर स्टडी क्यों कर रहे हो। आपके सब्जेक्ट में और डीपर जाना है ना, तो डीपर जाओगे जब बेस स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, हर जगह के सोर्स आपको पता होगा कि अच्छा इस डिस्कशन में इस मतलब क्लेडन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कैर्थास का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस रिएक्शन को लेके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, बट फॉर एग्जांपल क्लेडन में इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है कि ऐसा हो सकता है, बट इसको काउंटर किया गया है, इसको काउंटर भी किया गया है, इसका काउंटर रीजन भी यही है। तो ये जब आप पढ़ोगे ना, आपका बहुत अच्छा बेस डेवलप होगा एंड काफी डेप्थ डेवलप होगा आपके सब्जेक्ट पर, अगर ये डेवलप करना चाहते हो एंड इसके थ्रू एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो फॉलो दिस। फर्दर आपको अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।